खबरें तफसील से। पंजाब के वज़ीर-ए-आला के इंतखाब को लेकर तजस्सुस बरकरार है। चंडीगढ़ में होने वाली कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई है। जराये के मुताबिक अंबिका सोनी ने वज़ीर-ए-आला बनने से इनकार कर दिया है। अंबिका सोनी ने पंजाब की सियासत में आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने किसी सिख को वज़ीर-ए-आला बनाने का मशवरा दिया है, जिसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू के नाम का जिक्र गर्दिश करने लगा है। तो आपको बता दें, वहीं कांग्रेस के एमएलए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि अगले 2 से 3 घंटों में नए वज़ीर-ए-आला के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैंने मना कर दिया है। पार्टी की एक्सरसाइज चंडीगढ़ में चल रही है। जनरल सेक्रेटरी है वहाँ और दोनों ऑब्जर्वर हैं। वो एक एमएलए से पूछ रहे हैं लिखित में उनकी क्या राय है, फिर आपको। मैम डिले किस चीज को लेके है? डिले किस चीज को लेके? क्या कोई इंटरनल टसल अभी भी नहीं, कोई टसल नहीं है। कुछ लोग सही बात है, मुझे पद के लिए बोला गया। हाँ, बहुत आपको बोला, आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं, मेरी मान्यता है आज से नहीं, पिछले 50 साल से, कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख होना चाहिए। रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया गया है? अब मैंने जब एक्सप्लेन किया कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह को, मैं समझती हूँ जब मान्यता की बात है तो वो एक्सेप्ट करते ही है ना, तभी तो दोबारा क्या कहती है, किसको होना चाहिए? मैं नहीं कह रही। मैं कहती हूँ कि पंजाब का मुखिया सीएम को वो एक सिख चेहरा होना चाहिए, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही सूबा है जहाँ सिख को फाइनल हो जाएगा नाम। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के असेंबली इंतखाबात को लेकर अभी से पुरजोश है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने आज हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलानात किए हैं। केजरीवाल ने उत्तराखंड में हर घर रोजगार तब तक 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में आपकी हुकूमत बनने के पहले 6 माह में 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यह पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। वहीं यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी हुकूमत के 4.5 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की कारकर्दगी पेश की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश हर शोबे में आगे बढ़ रहा है। रियासत में सयाहत के फरोग के लिए इकदामात किए गए हैं। तो वहीं यूपी के शानदार विरासत को दुनिया के सामने पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कारोबार में आसानी पैदा करने के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का एक कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि से एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के
सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। लखनऊ में आप सभी पत्रकार मित्रगण जानते होंगे कि कभी प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। यही तो सुशासन है। मुंबई में गणेश विसर्जन का आगाज हो गया है। इससे कबल मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर हिफाजती इकदामात किए हैं। पूरे शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। हाल ही में पकड़े गए मुश्तबा दहशतगर्दों के वाकये के बाद से शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सर्वेश, आज अनंत चतुर्थी के रोज बप्पा को विदाई दी जाती है, तो किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र भर में बप्पा को विदाई दी जा रही है? देखिए शोभा जी, जैसा कि आपने भी बताया कि जिस तरह से दहशतगर्द पकड़े गए थे उसके बाद से मुंबई और महाराष्ट्र हाई अलर्ट पे तो है ही है। मुंबई पुलिस साथ ही महाराष्ट्र की जो ATS टीम है पूरी तरह से चौकस हो गई हैं और इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर। धीरे धीरे अब मुंबई के जितने टाउन जोन में गणेश मंडल हैं, बड़े पंडाल हैं, वो अपने गणेश प्रतिमाओं को लेकर गिरगांव चौपाटी पर पहुंच रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा गिरगांव चौपाटी पे जो मेन गेट है जहाँ पर तमाम पुलिस कर्मी तैनात हैं, देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी अननोन पर्सन को अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर किसी को अंदर जाने की परमिशन दी जा रही थी उसकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जिसको मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका ने परमिशन दी है, आई कार्ड इशू किए हैं, उन्हें ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। आपको ये भी बता दूं कि अनंत चतुर्थी के दिन जितनी भी गणेश प्रतिमाओं का गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन किया जाएगा, 2 दिन पहले ही मुंबई महानगर पालिका की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि जिस किसी भी गणेश पंडाल से गणेश की प्रतिमाएं निकलेंगी उसके महज ठीक 2 घंटे के भीतर गिरगांव चौपाटी पर उन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो जाना चाहिए। उसके अलावा और समय नहीं लगना चाहिए। ये समय इसलिए बताए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की जो कोरोना की जो तीसरी लहर को लेकर जो अंदेशा जताया जा रहा था, एक जो भीड़ को कंट्रोल करने की जो प्रशासन कोशिश कर रहा है, उस कोशिश में वो कामयाब हो सके। हालांकि अब तक फिलहाल जितने भी गणेश पंडाल के तमाम गणेश भक्त हैं सभी नियम ऑडियो चेक जी सर्वेश, क्या आपको आवाज आ रही है?
लगता है हमारा राब्ता सर्विस से मुनक़ते हो गया है, तो तमाम तर सूरत हाल हमारे नुमाइंदे वहां से दिखा रहे थे। हालांकि जिस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई में गणेश उत्सव मनाया जाता है उस पर कोरोना और जो टेरर अलर्ट जारी किया गया है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस जगह पर हमारे नुमाइंदे सर्वेश मौजूद थे वहां सिक्योरिटी का सख्त पहरा था और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो कोरोना गाइडलाइंस और टेरर अलर्ट का जो असर है वो देखा जा सकता है। हालांकि विसर्जन की इजाजत दी गई है और सिक्योरिटी भी सख्त रखी गई है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है और महदूद तादाद में ही लोगों को इजाजत दी गई है पंडाल में शामिल होने की। सर्वेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जिस तरीके से आप पूरी सूरत हाल दिखा रहे हैं, कोरोना और टेरर अलर्ट का असर भी देखने में नजर आ रहा है तस्वीरों में। सर्वेश, तो सर्वेश की आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गणेश बप्पा को आखिरी विदाई की तैयारी चल रही है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वियत त्रुवा के मौके पर दरियाए झेलम के किनारे मजहबी तकरीब मुनक्किद की गई। खुसूसी आरती में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित शामिल हुए। मुस्लिम समाज के अफराद ने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर अमन व खुशहाली के लिए दुआएं की गई। किसी भी मुल्क की, किसी भी खित्ते की तरक्की जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। नेचुरल रिसोर्सेज में वहाँ की मिट्टी, आबो हवा, वैसे ही वहाँ का पानी भी आता है। नदी जो है पानी लेकर के आती है। पहले हम देखते हैं कि नदी के किनारे ही बहुत बड़े शहर बैठे थे, चाहे इंडस सिविलाइजेशन है वो नदी के किनारे ही थी, इसी नदी के किनारे थी। कश्मीरी कल्चर में इस फेस्टिवल्स की अहमियत काफ़ी अहम है। हिंदू है, मुस्लिम है, हर कोई रिलीजन का आदमी जो है ये इसको सेलिब्रेट करता था। पिछले कुछ एक अरसा से ये नहीं हुआ है, लेकिन फिर जो है आज के फेस्टिवल्स के जरिए फिर से ये जो रिवायत है, ट्रेडिशन है, फिर से जिंदा होनी जा रही है। यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और 90s के बाद ये फर्स्ट टाइम है ऐसी पूजा हो गई है। और आज वेतस्ता माता का बर्थडे है, 2 डेज, और 90s के बाद ये फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है, यहाँ पर पूजा हुई है और हमें अच्छा लग रहा है। जी बहुत खुशी है, बड़ी मसरत है और ये मैं समझ सकता हूँ कि ये जो माहौल है कैसा रहा होगा और ये उम्मीद करता हूँ अब कि फिर से ऐसी खुशहाली और ऐसी रौनक और ऐसी प्रॉस्पेरिटी और ऐसा एक जिसको हम कहते हैं तहज़ीब व तमद्दुन जो हमारी थी और वो फिर से उजागर हो, फिर से ज़िंदा हो और ऐसे ही फेस्टिवल्स हों, तो यही उम्मीद करता हूँ। कानपुर की कंपनी रिच ग्रुप और रिच इंडस्ट्री के मालिकों ने अपने कई मुलाजमीन को बोगस कंपनियों के डायरेक्टर बना रखा था, जिसके बाद इनकम टैक्स महकमे की टीम ने छापा मारकर फर्जी बिलिंग की तस्दीक के बाद जांच का दायरा बढ़ाया। जराये के हवाले से कहा जा रहा है कि सोनू सूद के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के लिए भी इस ग्रुप की तरफ से फर्जी बिल जारी किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। फिल्म अदाकार सोनू सूद के घर मुंबई में आयकर की छापेमारी के बाद अब कानपुर से भी उसके तार जुड़े नजर आए हैं। आयकर की टीम यहां पहुंची एक कंपनी जहां से फर्जी बिल बनाए गए और वहां के चपरासियों के नाम से बोगस कंपनियां बनी हुई थी, जिसके जरिए सोनू सूद की कंपनी के फर्जी बिल बनाए गए। वहां पर 3 दिनों तक इस जगह पर आयकर की टीम रुकी रही, यहाँ पर छापेमारी हुई, यहाँ पर से कई चीज़ें बरामद की गई हैं, पेन ड्राइव्स, लैपटॉप्स वो कब्जे में ले लिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कि ताला पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं, यहाँ पर एक फैमिली भी रहती थी और लगातार यहाँ पर काम हो रहा था, जो फर्जी तरीके से काम हो रहा था। सोनू सूद का जिस तरह से इसमें जुड़ाव नज़र आया है और आयकर विभाग ने यहाँ पर छापेमारी की है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
गाजियाबाद जिला जेल डासना में इंडियन विजन फाउंडेशन ने कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। इंडियन विजन फाउंडेशन ने डेल कंपनी की जानिब से कैदियों के लिए 10 लैपटॉप और 600 सैनिटाइजर फराहम किए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट आलोक कुमार सिंह ने बताया कि फाउंडेशन जेल में कैदियों की मदद के लिए हमेशा काम करता रहा है। आज हमको डेल कंपनी के माध्यम से इंडिया विजन फाउंडेशन के प्रयास से हमको 10 लैपटॉप प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग बंदियों को डिजिटली साक्षर करने के लिए किया जाना है। पहले से भी HCL कंपनी द्वारा जो इंडिया विजन फाउंडेशन के माध्यम से हमको कंप्यूटर प्राप्त हैं, उसमें प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और अब ये 10 लैपटॉप और प्राप्त हो गए हैं, जिसके माध्यम से बंदी डिजिटली प्रशिक्षित किए जाएंगे। IVF के सहयोग से ये कार्यक्रम चला रहे हैं जेल में। सर, इंडिया विजन फाउंडेशन की जो प्रिजन टीम है वो जो है मैक्सिमम जेलों के अंदर में हम लोग कार्य करते हैं। NCR की मैक्सिमम जेलों में हमारा वर्क चल रहा है, जैसे डासना, कासना, गाजियाबाद, फरीदाबाद, तिहाड़, मंडोली और हरियाणा के अदर जेलें हैं और मेरठ जेल भी है। तो उसके अंदर में हम लोग जो है बंदियों के पुनर्वास और रिफॉर्मेशन पे कार्य करते हैं। हम लोग जो है नीड एनालाइज करते हैं अंदर जेलों के अंदर में कि बंदियों को किस तरीके की शिक्षा की नीड है और उनको किस तरीके की स्किल जो है किस तरह का स्किल प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो जेलों से बाहर जब निकलें तो वो खुद आत्मनिर्भर बन सके, जिससे वो अपने जीवन को और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में मुस्लिम इंतजामिया के तहत कायम प्रिस्टन पब्लिक स्कूल को बेस्ट स्कूल का अवार्ड हासिल हुआ है। इस जश्न के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई है। उलमाए कराम और दानिश्वरों ने तलबा से खिताब किया। स्कूल के टीचरों को एजाज से नवाजा गया। मस्जिद की अराजी पर कायम ये स्कूल शहर का पहला मुस्लिम CBSE स्कूल है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत यहाँ तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर उलमाए कराम ने कहा है कि मस्जिदों के तहत तालीमी इदारे कायम किए जाएं, मुल्क और मिल्लत की तरक्की में मुसलमान पेश पेश रहें। इस इलाके में प्रिस्टन पब्लिक स्कूल सबसे पहली CBSE स्कूल है, बल्कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में कर्नाटका की सबसे पहली इंस्टीट्यूशन 14 साल पहले इसको शुरू किया गया। आजकल इसका बहुत अच्छा नाम है, उसको एक बहुत अच्छा ग्लोबल अवार्ड भी मिला है। ये सब इन असातिज़ा की मेहनत और तलबा की मेहनत से मिला है। हर मस्जिद कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों जिंदगियां छीन ली। कोरोना से मुतासिर होकर फौत होने वालों में बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की रही जो वक्त पर जरूरी मेडिकल सहूलियात के साथ सही इलाज और हौसले की कमी से जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन कोरोना वबा का शिकार होने वालों में ऐसे अफराद भी रहे जो डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज, घर वालों की हौसला अफजाई और अपनी हिम्मत से कोरोना से जिंदगी की जंग जीतने में कामयाब रहे। मेरठ के विश्वास सैनी ऐसी ही एक जीती जागती मिसाल हैं, जो 4 माह से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में कोरोना से लड़कर ठीक होकर अब अपने घर लौट आए हैं। कोरोना से 130 दिन बाद जंग लड़कर और रिकवर होकर इस वक्त विश्वास सैनी अपने घर पर मौजूद हैं। हालांकि ये अभी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जो हालात इन्होंने 130 दिन हॉस्पिटल में गुजारे वो दूसरों के लिए भी न सिर्फ एक मिसाल है, बल्कि ये भी समझाता है कि अगर जीने की ललक हो और सही ट्रीटमेंट मिल जाए और आपके अंदर हौसला हो तो बीमारी से लड़कर बचा जा सकता है। विश्वास का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि इतने लंबे वक्त तक कोरोना से मुतासिर रहकर विश्वास का ठीक होना किसी मोजज़े से कम नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक विश्वास के ठीक होने में वक्त पर बेहतर इलाज के साथ जिंदगी को जीने का वो जज्बा भी था जिसने विश्वास को जिंदा रखा। विश्वास का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि विश्वास के केस से जहां लोगों को ये पैगाम मिलता है कि इलाज के दौरान हिम्मत बनाए रखना कितना ज़रूरी है, वहीं ये भी सबक मिलता है कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। मरीज को 28 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव होने के बाद हालत ख़राब होने पर 2 मई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालत बिगड़ते ही चले गए और मरीज को वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। उस दौरान सही दवाइयाँ, सही गाइडेंस, सही केयर, सही मार्गदर्शन से मरीज और अपनी मजबूत मानसिकता की वजह से मरीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया।
काफ़ी समय लगा, 130 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से 40 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर पे भी रहे। विश्वास है नहीं, मेरे हॉस्पिटल में 3 महीने रहे हैं, तो हम इन्हीं के केस में हम देखें तो हमने 1.5 महीने पहले जब हम HRCT कराया तो नॉर्मल जो लंग टिश्यू था वो 10 से 15% वर्क कर रहा था, लेकिन अब हमने हफ्ते भर पहले हमने इनका HRCT कराया है तो अब इस समय नॉर्मल टिश्यू 30 से 35% इनका नॉर्मल लंग टिश्यू वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इनका जो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आ गया है पेशेंट। हमने ये भी देखा कि जिन जिन लोगों के वैक्सीन लगी हुई थी उनकी जो मॉर्टेलिटी है, मतलब उनका डेथ रेट बहुत ही कम मात्रा में मिला, मुश्किल से 0.1% ही उनकी डेथ रेट हमें एका दुक्का कोई सुनने को मिला, लेकिन जो जितने एक्सपायर हुए वो वैक्सीनेटेड थे ही नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा अपनी जीने की पावर होनी चाहिए। अगर आर्मी में जीने की पावर नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जो बात आज विश्वास ने बड़े विश्वास के साथ की है वो ये है कि इंसान में जीने की ललक होनी चाहिए, तभी वो बीमारी से निजात हासिल कर सकता है, उससे लड़कर बाहर आ सकता है। विश्वास सैनी जीती जागती मिसाल हैं इसकी कि कोरोना जैसी बीमारी से भी जंग जीती जा सकती है अगर प्रॉपर इलाज मिले। और ख़ास बात ये है, हम आज भी अपने चैनल के ज़रिए ये अपील करते हैं लोगों से कि वैक्सीन जो है वो ज़िंदगी का यकीन है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। किसी वजह से विश्वास ने वैक्सीन नहीं लगवा पाए वो, क्योंकि उस वक्त लग नहीं रही थी, उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आए हैं। वैक्सीन ज़रूरत है आज कोरोना से निजात के लिए। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद